हेलो एंड वेलकम बैक टू पीएचडी पाठशाला। तो जैसा कि आप सब जानते हैं यूजीसी नेट के फॉर्म्स आ चुके थे और जो कि पेंडिंग भी हो चुकी है और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में एग्जाम होने वाले हैं। तो उसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन यूजीसी नेट के जो कुछ प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यूजीसी नेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन निकाल के लाए हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग सबसे पहले बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि if India experiences a rise in interest rate while the global rate remain constant, the Indian rupee is most likely to। अब इसमें क्या बोला है कि देखिए आपको इंडिया में क्या बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो है आपका वो राइज करेगा, लेकिन ग्लोबल में क्या है कांस्टेंट है। तो लोग क्या करना चाहेंगे? अगर आपको इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। और ग्लोबल रेट कांस्टेंट अगर आपको वहाँ से ज़्यादा मिलेगा वही लोग क्या करेंगे, कैपिटल वहाँ जाएंगे। अप्रिशिएट होगा ड्यू टू कैपिटल इनफ्लो, वहाँ पे आपका अप्रिशिएट होगा ड्यू टू कैपिटल इनफ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफर कर्व डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन। लेफर कर्व आपको किसके रिलेशन बताता है? टैक्स रेट और रेवेन्यू के बारे में। इसमें लेफर कर्व हम लोगों ने पढ़ा है कि जो टैक्स रेट रेवेन्यू जिसमें बताता है, जैसे आपका टैक्स जब बढ़ते जाता है वैसे तरीका होता है आपका रेवेन्यू बढ़ता है। एक पॉइंट तक बढ़ता रहता है, लेकिन उसके बाद जब आप ऑप्टिमम लेवल पे आ जाते हैं उसके बाद अगर आप टैक्स इंक्रीज करते हैं तो आपका रेवेन्यू घटते जाता है, और जब 100% टैक्स देता है तो आपका रेवेन्यू एकदम कम हो जाता है, क्योंकि जो हमारे जो लोग होते हैं वो टैक्स ज़्यादा होने के कारण हो जाते हैं, वो काम नहीं करना चाहते, इस वजह से हो जाता है रेवेन्यू कम होते जाते हैं। तो जो लेफर कर्व है वो आपको किसके बारे में बताता है? टैक्स रेट और रेवेन्यू रेट के बारे में। तो ये हो गया। देन आपका अगला है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल किसके लिए है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो प्रिंसिपल हुआ आपको क्या बताता है? इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल पार्टनर, कि सभी पार्टनर को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद अगला है कि द परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट इज मोर लाइकली टू रिजल्ट इन। अगर आपका जो करंट अकाउंट है वो लगातार डेफिसिट में ही चल रहा है तो आपको किस लिए, इससे आपका क्या रिजल्ट आएगा? जो आपकी करेंसी होगी वो भी डेप्रिशिएट हो जाएगी। देन अगला कॉन्सेप्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्विन डेफिसिट इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स रेफर टू। ट्विन डेफिसिट क्या होता है? आपका फिजिकल डेफिसिट हो गई और उसके साथ साथ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट जैसे कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो फिजिकल जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा कर रही है, बोरिंग ज़्यादा कर ली और आपका रेवेन्यू कम हुआ। साथ में जब वो पैसे से बोरिंग हो गई तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा खरीद लेंगे। ज़्यादा खरीद आपको क्या होगा, ज़्यादा हो गया और एक्सपोर्ट कम हो गया। इससे आपको क्या हो, करंट अकाउंट भी डेफिसिट हो गया, फिजिकल अकाउंट भी डेफिसिट हो गए। तो ये आपका हो जाता है ट्विन डेफिसिट। अगला इम्पोर्टर 5 मॉडल द हाईएस्ट रेट सब्स्टिट्यूट रिप्लाई। ओके, आपका जो सब्स्टिट्यूट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपके आपसे क्या करेंगे, आपको जो प्राइसिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाएगा। और नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी अफेक्ट द रियल सेक्टर अदर देन द मॉनेटरी सेक्टर। ओपन मार्केट आपका मॉनेटरी है, रेपो रेट मॉनेटरी है, सीएसआर मॉनेटरी है। तो फिजिकल एक्सपेंडिचर ये क्या है आपका? रियल सेक्टर के लिए। बाकी सभी के मॉनेटरी सेक्टर में रिलेटेड रहते हैं, मनी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, बाकी ये आपका जो है रियल सेक्टर में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका है मार्शल एंड लर्नर कंडीशन क्या डिफाइन करता है? तो मार्शल एंड लर्नर कंडीशन ये था कि जो आपकी जो करेंसी है अगर उसको आप डेप्रिशिएट करते हैं तो आपको तब तक फायदा होगा अगर रेपो का जो इलास्टिसिटी को वो 1 से ज़्यादा होगा। अगर 1 से ज़्यादा है तो आपके जो करेंसी का जो डेप्रिशिएशन है वो आपके लिए क्या करेगा, इंप्रूवमेंट ही लाएगा। अगर 1 से कम होगा तो वो वर्स नहीं होता। कंडीशन क्या होता है, इम्पोर्ट है एक्सपोर्ट का जो इलास्टिसिटी होगा 1 से ज़्यादा होगा, मतलब ए आपका जो इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रिजीम अलाउ। अपने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या करते हैं अलाउ? तो आपका अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, तो अंडर IFRS 9 फाइनेंशियल एसेट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एट IFRS 9 को नहीं मिल रही। फाइनेंशियल एसेट होता है उसको दो तरीके से बांट दे, क्लासिफाई करते हैं, एक बिजनेस मॉडल एंड कैश फ्लो कैरेक्टर। जैसा होता होगा ऑप्शन नंबर बी, बिजनेस मॉडल एंड कैश फ्लो कैरेक्टर। इन दोनों का अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जो क्लासिफाई एसेट्स होते हैं उसको क्लासिफाइड किया जाता है। कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर 10 लाख, रेसिडुअल वैल्यू इज 1 लाख एंड लाइफ इज 5 ईयर। डेप्रिसिएशन भी पढ़ना है अंदर एसएलएम स्टेटमेंट मेथड्स उनको डेप्रिसिएशन पर स्टैंडर्ड मेथड डेप्रिसिएशन पर फॉर्मूला होता है भी कंपनी ने परचेज दी तो रेसिडुअल वैल्यू जो स्क्रैप वैल्यू से उसको माइनस कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय उसका टोटल लाइफ टाइम है। उसके बाद आपको दिखाता है वो पर ईयर का आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा। 10 में से 1 जाएगा 9 लाख डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो वही आपका 1.8 लाख सब भगाएगा। 1.8 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1.8 less आपका। It may become the following is not a component of other comprehensive income and under the Indian standard Indian account in the standard month. And then not put है not a component of Indian account and then what Indian account comprehensive income के अंदर में जो हमारा प्रॉफिट और सेल थी पैसे सब वो नहीं आते। अब बाकी को हमारा क्या कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा बोल, लेकिन जो प्रॉफिट और सेल एंड इन्वेस्टमेंट है ये हमारा क्या सीधा कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में नहीं आता है। तो ये आपका हो गया नंबर 3। फिर इसके बाद ऑडिटर अप्लाई द एनालिटिकल प्रोसीजर टाइमली इन विच स्टेट अबाउट इट। एनालिटिकल कब करते हैं, जब हम अपनी जो सारी डिटेल जो सब हमने इकट्ठा इकट्ठा करी है उसके बाद उसमें उसको जो हमारा लास्ट हम ऑपरेशन जब हमारा जब रिजल्ट निकाले तो उसके हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं जो कंपनी का पोजिशन है। आप कब करते हो, आखिरी या तो स्टेज मतलब कंप्लीशन स्टेज में। अब एनालिटिकल स्टेज को प्राइमरी फॉर्म में होता है, कंप्लीशन बता दो सभी में, लेकिन प्राइमरी आपका कंप्लीशन स्टेज में होता है।
द ऑडिट रिस्क मॉडल इज ऑडिट रिस्क मॉडल क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क, इस तीन को हम लोग ऑडिट रिस्क मानते हैं। इसके बाद है, एक क्लोजिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यू नेट प्रॉफिट विल बी। क्लोजिंग स्टॉक आपको अंडर वैल्यू, मान लीजिए आप क्लोजिंग स्टॉक यहाँ दिखाते हैं, आप अगर क्लोजिंग स्टॉक आप ज़्यादा दिखाएंगे, ये क्या होता है, आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट होगी इसमें एक्सपेंस को घटाते तो प्रॉफिट बढ़ता। लेकिन आप उसको कम दिखाएंगे तो अभी क्या होगी, प्रॉफिट क्या होगी, कम होगी। जब कोडिंग स्टॉक में हमने कम दिखा तो प्रॉफिट हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो अंडर स्टेटेड। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फ्रॉम बिलोंग्स टू, प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फ्रॉम बिलोंग टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंस ओवर फ्रॉम बिलोंग टू अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। देन आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द विंडो ड्रेसिंग। तो विंडो ड्रेसिंग का एक रीजन वाइट ड्रेसिंग होता है, समझ ड्रेसिंग पर चोर और लकड़ी, उसको आप लोग क्या कहते हैं, वरना पड़ जाएगा साइकिल। तो विंडो ड्रेसिंग में अकाउंटिंग होता है, इसमें अगर आपको अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ पड़े, आप उसको मरम पट्टी करिए, ट्रेस सही कर, तो मैनिपुलेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट टू प्रेजेंट अ हेल्दियर पिक्चर। इसमें हमने क्या किया, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको मैनिपुलेट किया जिससे उसको हेल्दियर दिखा सके, तो हो गया आपका विंडो ड्रेसिंग। नेक्स्ट आपका अंडर एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 115 रेवेन्यू रिकॉग्नाइज, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जब हमने गुड को ट्रांसफर कर दिया, कंट्रोल ऑफ गुड जब तक अवेलेबल रेवेन्यू, फिर हमने कुछ क्या किया, ट्रांसफर कर दिया कंट्रोल ऑफ गुड्स, आपको क्या होगा, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। आंसर नंबर सी। द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल प्राइमरी है, द गोइंग कंसर्न इज लाइक प्राइमरी एक्सेप्ट द वैल्यूएशन बेसिस डिविडेंड इन डिक्लेरेशन कॉस्ट लाइबिलिटी कंपेरिजन। और गोइंग कंसर्न क्या बोलता है, आपको तो डिविडेंड टू वन स्टार्ट चलते रहेंगे। इसके अकॉर्डिंग क्या है, हमारे ऐसा उसकी वैल्यूएशन चीज से बात करेंगे, वो आपको अपने इफेक्ट करते हैं कि हमको तो हम मेरा भी तो समझा करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तो किस बेसिस में उसको वैल्यूएशन करेंगे, ये हमारे इफेक्ट करता है गोइंग कंसर्न। ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में टू वेरिएबल आर कैन बी नेगेटिवली कोरिलेटेड, द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेगेटिव होता माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस का की है तो 1, 0 पे नो होता था, 1 पे नेगेटिव, नेगेटिव में तो माइनस में मतलब -1, और 0 से 1 के बीच में होता तो हाईली मॉडरेट सिंपल, मतलब वो सारा था, जब परफेक्टली है तो 1, और नेगेटिव तो 0, और नेगेटिव है तो माइनस होगा, पॉजिटिव है तो 0, पॉजिटिव है तो प्लस होता है। इसके लिए आपको आंसर नंबर बी -1 नेक्स्ट करें। तो नेक्स्ट आपका टाइप 1 एरर अकॉर्डेंस, टाइप 1 एरर आपका रिजेक्शन का होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा 299 प्रोसीजर होता है उसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, 299 रिजेक्ट कर देते हैं, और टाइप 1 एरर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए पास हो गया। इसके बाद इन रिग्रेशन कोएफिशिएंट, द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन मेजर करता है आपका गुडनेस ऑफ इट। इसका मीन इज 60 एंड मीडियन इज 50, द डिस्ट्रीब्यूशन मीन बड़ा है, मीडियन छोटा है, हम क्या होता है, मीन का जो होता है मीडियन से, और मोड का अगर बड़ा है तो आप पॉजिटिव होता है, और मोड अगर सबसे बड़ा है तो नेगेटिव होता है। अगर मीन यहाँ पे बड़ा है, मीडियन छोटा है, मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव स्कूल है, वही अगर मीन छोटा होता है, मीडियन बड़ा तो नेगेटिव स्कूल हो जाता है। सैम्पलिंग के स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज कब करता है, स्टैंडर्ड एरर जैसे जैसे अगर सैंपल बढ़ते जाते हैं, मेरा स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, कम होता चलता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी होगा, सैंपल जैसे जैसे हमारा इंक्रीज होते जाएगा, स्टैंडर्ड एरर होगा कम हो जाएगा। क्या स्क्वायर ice point is used to measure होने रहता है एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट होता है, उसका मैंने करके नॉन पैरामेट्रिक प्रोसेस, इसमें हम लोग एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, एट्रीब्यूट्स में जो एसोसिएशन होता है उसको हम लोग मेजर करते हैं, वो का स्क्वायर टेस्ट हो जाता है। द एप रेशियो इन लोग कंप्यूट करता है, एप रेशियो को क्या कंप्यूट करता है, बिटवीन एंड वेरिएबल, जो हम लोग ऐसे करते हैं सीरीज बिटवीन और बिटवीन और डिवाइड बाय रीजन ऑफ वेरिएंस आता है, हम लोग उसको कंप्यूट करते हैं कितने, एनोवा में। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है which of the following is a non-parametric ईट है, आपका पैरामीट्रिक होता है, नोवा आपका पैरामीट्रिक होता है, जेड आपका पैरामीट्रिक होता है, कॉन्स्टेंट बेस चीज है वो आपका पैरामीट्रिक चीज होता है, ये नॉन पैरामीट्रिक बेस होता है। और रिसर्च हाइपोथेसिस इज एस्ट्रो फॉर स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर्स विल बी रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, वो हम लोग इस पर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस है कि नहीं, हम लोग उसके लिए उसको टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका अगला है द एमएम थ्योरी है, जो एमएम थ्योरी करता है, डायग्नोसिस हम लोग कहते हैं एमएम करने की टेस्ट नहीं होती है, तो यहाँ पर बंदों का नहीं पाकर मार्क नहीं पाकर सब मदद होता है, जैरिंग का रिस्क में रिस्क बहुत सेम होता है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट का 0, ये आपको एग्जाम्पल में द कॉन्सेप्ट आपका द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये डिफाइंड है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिफाइन करता है कि हम जो कैपिटल कम जो मार्केट से ले रहे होते हैं, हमको जितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना होगी कॉस्ट पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, द मिनिमम रिटर्न रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फर्म वैल्यू। इसकी मतलब क्या है, इन द ईबीटी इज 1 lakh एंड रेट इज 24 विद फाइनेंशियल एवरेज। तो फाइनेंशियल एवरेज का फॉर्मूला आता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी में से पहले हम लोग इंटर फाइनेंस करेंगे, तो हम लोग बन जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, तो हम लोग ईबीआईटी डिवाइडेड बाय फिर अर्निंग बिफोर टैक्स डिवाइड करेंगे, तो आपका 1.33 आएगा, नीचे यहाँ पे आपको दिया हुआ है डिवीजन में। इसके बाद आप एक करते हैं डिविडेंड भी, जो एक ये वो अच्छी चीज़ बिजनेस वॉल्टर ने क्या बताया था, वॉल्टर मोटम का वो रेलिवेंट था, गाड़ी में वाला भी बताया था कि जो बॉडी लैंड वाला था, जिसमें हमारा कि जो अभी कोई लोग ज़्यादा वैल्यू करते हैं, तो वो भी आपका रेलिवेंट था। मोदी मोदी के लाने मेयर मॉडल था, इसने बताया था डिविडेंड होता है वो आपके अकाउंट की वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं डालते, इरेलीवेंस होगी इसलिए
मूलधन लैंडिंग एंड मिलर की। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल हो गई। इसके बाद है कंपनी डेब्ट इक्विटी रेशियो तो मतलब कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो तो इसको तो इसका मतलब क्या हुआ, हायर रिस्क एंड लोअर रिटर्न, हायर रिटर्न पोटेंशियल लोअर रिस्क। तो डेब्ट ज़्यादा है रिटर्न ज़्यादा हो सकता है और रिस्क भी ज़्यादा हो सकता है। आपका डेब्ट क्या टू इक्विटी बने तो रिटर्न ज़्यादा, रिस्क है हायर रिस्क हायर रिटर्न पोटेंशियल। ये आपकी हो गया डेब्ट टू इसको कंपेयर करेगा। इन कैपिटल मेजरिंग IRR हम जितना माना था IRR हमको बनते थे जिसमें डेब्ट रिटर्न वैल्यू ऑफ जीरो। CAPM मॉडल पर क्या सजेस्ट करता है, CAPM मॉडल का फॉर्मूला होता है रिस्क पीरियड प्लस डेटा मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रिस्क प्रीमियम। मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है कि रिस्क से रिस्क माइनस रिस्क फ्री इक्वल टू हम लोग बोलते हैं कि प्रीमियम जो रिस्क फ्री हम कितना ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं वो हमारा मार्केट रिस्क प्रीमियम है। इसका बेटा इज वन इन रिस्क पे सिक्स इन रिस्क मार्केट रिस्क 12% एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा आपका। तो फॉर्मूला का जो सेट करेंगे तो रिस्क फ्री सिक्स हो गया प्लस जो आपका रिस्क प्रीमियम होगा वो भी सिक्स आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिस्क पे रेट के साथ बेटर CAPM मॉडल का। एग्जाम्पल बी, द मेन मोटिव फॉर होल्डिंग द कैश अंडर द प्लान्स टू फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस। तो करेंसी हम लोगों ने ट्रीट किया था पढ़ा था, पहले तो ट्रांजेक्शन करने के लिए देन प्रिकॉशनरी देन स्पेकुलेटिव थिंग कराना होता है जिसके बाद हम क्या करते हैं जो कैश को होल्ड करने में। प्रिकॉशनरी क्या होता है, प्रिकॉशनरी होता है कि हम लोग कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड या कुछ ऐसा कंटीजेंस कुछ ऐसा जो कंटीजेंसली आपको हो जाए इस पर एक्सपेक्टेड नहीं हम उसके लिए प्रिकॉशनरी कुछ ऐसा लेकर चलते हैं उसको हम लोग होता है प्रिकॉशनरी। तो आपको इसमें क्या होगा टू मीट द अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसी, इसलिए आपको जो कोई एक्सपेक्टेड नहीं हो अनएक्सपेक्टेड कंटीजेंसी आप मीट करने जाते हैं तो उसके लिए आप करते हैं तो कैश को होल्ड करके लोग रखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टॉक द यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है, एक आदमी ऑर्डर दे वन सबऑर्डिनेट वन सुपीरियर यूनिटी ऑफ कमांड द फैक्टर्स रियली थिंग्स रिलेटेड। और दो बताते हैं हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन, जो मैथ्स के स्टार्टिंग पे जो तीन तो हमारे हाइजीन फैक्टर आखिरी जो तो वास्तव मोटिवेशन फैक्टर पे। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पे हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर। नेक्स्ट आपका एमबीओ ये होता है एंडोपीटर ऑफ द स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है कि एक सबऑर्डिनेट जो सुपीरियर उसके अंडर में जितने आदमी उसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल से नंबर ऑफ सुपीरियर रिपोर्टिंग टू सुपीरियर। ऑप्शन नंबर ए, द थ्री फंक्शन ऑफ एचआर प्लानिंग में क्या होता है तो इम्पोर्टेंट है एचआर प्लानिंग किसने करते हैं भैया, हमको कितना मैन पावर चाहिए कितना कंपनी में कितना काम की जरूरत है कितने आदमी चाहिए जब फोरकास्टिंग द मैन पावर। ऑप्शन नंबर बी, हालो चल बेटा टाइप ऑफ हालो तो बोलते हैं पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस अप्रेजल बायसेस होते हैं हमारे की परफॉर्मेंस अप्रेजल बायसेस होते हैं हालो से। देन अगला है मटेरियल इंक्वायरी फोकस ऑन हायरार्की नहीं हायरार्की अब जिस पे का साइन मेट्रोलॉजी टू सबका हार्डवेयर का तो सब कैलकुलेशन में आपका मैथ्स लगा था अचीवमेंट एंड मोटिवेशन मोटिवेशन को किस तरह में प्रेजेंस में आपका तीन था पावर अचीवमेंट एंड एस्केलेशन। अचीवमेंट मोटिवेशन हो गई वेपन जो आ गया था डेमोक्रेटिक्स लीडरशिप इज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ डेमोक्रेटिक सर्विस इफेक्टिव होता है देन एम्प्लॉयर अनस्किल्ड टास्क एंड रूटीन्स मोटिवेटेड एजुकेटेड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉय सिस्टम जब पर डेमोक्रेटिक आपका पर्सन है जो आपका जो एम्प्लॉय होता है वो एजुकेटेड और मोटिवेटेड है उनको मेरे उनको पर वर्कप्लेस कर सकते हैं। The process of aligning the HR strategy with organization goal, HR स्ट्रेटेजी जो भी बनाई है उसको ऑर्गेनाइजेशन गोल से मिलाने के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्ट्रेटेजी का उच्चारण करते हैं जिसे हम क्या करते हैं जो हमारा जो HR गोल HR की जो प्लानिंग होगा जो ऑर्गेनाइजेशन को गोल होगा वो दोनों मैच करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी आपका है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसका रहता है स्टाइल बाई। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, मैट्रिक्स में हमारा दूसरे की होते हैं आपका एक प्रोजेक्ट होता है देन आपका एक फंक्शनल यूनिट होता है। मैट्रिक्स का दो से मिलकर बनता है प्रोजेक्ट एंड फंक्शनल डुअल ऑथराइज सिस्टम। एक प्रोजेक्ट होगा एक का फंक्शनल होगा, तो मैट्रिक्स आपका दो होता है प्रोजेक्ट एंड फंक्शनल। ओके सो अगर आपको अभी तक इसमें का किसी में कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम लोग उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी बाकी इसी तरीके की और अच्छी अगले बार सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। चलो थैंक यू।